नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। बजट आया और चला गया। हमने बाहर बाहर से झांक कर देख लिया कि सिगरेट गुटखा महंगा हो गया है। किसी ने देखा होगा कि उसे टैक्स कितना देना होगा, या कोई थोड़ा और अवेयर होगा तो उसने ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन बजट देख लिया होगा या डिफेंस बजट देख लिया होगा। लेकिन बजट इससे कहीं ज्यादा होता है। जब आप बजट की परतों को उधेड़ना शुरू करते हैं तो अंदर से जो कड़वा सच निकलता है वो इस सरकार के आदिवासी विरोधी चेहरे को पूरी तरीके से बेनकाब कर देता है। छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाले हंसदेव अरण्य के घने जंगलों को कैंट एक्सटेंशन कोयला ब्लॉक के लिए काटा जा रहा है। यहां अडानी एंटरप्राइजेस माइन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रही है। ओडिशा में बॉक्साइट माइनिंग के लिए वेदांता लिमिटेड को लीज पर दे दिया गया है। ओडिशा सरकार ने जेएसडब्ल्यू स्टील और दक्षिण कोरियाई कंपनी पॉस्को के साथ मिलकर एक मेगा स्टील प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों को भुवनेश्वर के इन्फो वैली जैसे इलाकों में जमीन दे रहा है। बजट 2025-26 में इन प्राइवेट यूनिट्स के लिए करोड़ों का फंड आदिवासी कल्याण के खाते स्टेटमेंट 10B से दिखाया गया है, जबकि इनका सीधा फायदा निजी कंपनियों को मिल रहा है, आदिवासियों को नहीं मिल रहा। अब जरा गणित समझिए। प्लानिंग कमीशन ने सरकार को यह हिदायत दी थी कि बजट के कुल खर्चे का कम से कम 8.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग रखा जाए, क्योंकि आबादी में उनकी हिस्सेदारी इतनी ही है। सरकार दिखावे के लिए बजट पेपर्स में स्टेटमेंट नंबर 10B नाम का एक अलग पन्ना तो छाप देती है, जिसे ये एलोकेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ एक टेक्निकल खानापूर्ति बनकर रह गया है। पिछले 3 सालों के स्टेटमेंट 10B का विश्लेषण बताता है कि सरकार द्वारा घोषित बजट का लगभग 18 से 22% हिस्सा हर साल खर्च ही नहीं होता और वापस चला जाता है। आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने साल 2023-24 में अपने कुल आवंटन का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासियों के लिए बना ट्राइबल सब प्लान TSP का पैसा अक्सर दूसरे जनरल प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जा रहा है। नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60% फंड ऐसी योजनाओं में डाला गया जिनका आदिवासियों से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं, जैसे कि बड़े पुल बनाना या हाईवे प्रोजेक्ट्स बनाना। ऐसे सारे काम 2024-25 के संशोधित अनुमान में एकलव्य मॉडल स्कूलों और स्कॉलरशिप के बजट में करीब 250 करोड़ रुपए की कमी देखी गई थी। ये पैसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम पर फाइल में दबा ही रह गया। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत हजारों गांवों को मॉडल विलेज बनाने का लक्ष्य था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025 तक आवंटित राशि का लगभग 40% हिस्सा ही वास्तविक विकास कार्यों पर लग सका है। बाकी पैसा प्रोसेस में ही अटका रहा और ये आंकड़ा सरकारी है। अब जो 2025-26 के बजट के आंकड़े सामने आ रहे हैं उनमें सिर्फ 2.5% हिस्सा ही आदिवासियों के नसीब में आ पाया है। कहने को तो 1,30,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन कागजों पर दिखा गया, लेकिन हकीकत जमीन पर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का कोई अता पता ही नहीं चल पाया है। कौन खा गया उसका किसी को नहीं पता। स्टेटमेंट नंबर 10B ये दावा करता है कि करोड़ों रुपए आदिवासियों के कल्याण के लिए जा रहे हैं, लेकिन IIT जैसे बड़े संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के नाम पर 700 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए जाते हैं। जब RTI के जरिए सच निकाला जाता है तो पता चलता है कि कई IITs में तो आदिवासियों के नाम पर सिर्फ 2% छात्र ही पढ़ रहे हैं, जबकि कानूनन ये आरक्षण 7.5% होना चाहिए। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां आदिवासी छात्रों की गिनती 0 है, यानी छात्र है नहीं उनके नाम पर, लेकिन बजट का पैसा कागजों पर धड़ल्ले से ठिकाने लगाया जा रहा है। नारायणपुर का होनहार लड़का, एक बस्तर का एक छात्र नीट पास कर लेता है, लेकिन प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के समय पर न मिलने की वजह से और बैंक लोन की पेचीदगियों में फंस करके वो मेडिकल की सीट हासिल नहीं कर पाता एग्जाम पास करने के बाद भी। आज वह छात्र अपने गांव में मजदूरी करने को मजबूर है, क्योंकि सरकारी फंड सिर्फ कागजों पर रिलीज हुए, खाते में नहीं पहुंचे। ओडिशा की एक आदिवासी छात्रा जिसने राज्य स्तर की मेरिट लिस्ट में जगह बनाई थी, उसे हायर एजुकेशन के लिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना था, लेकिन मंत्रालय की वेबसाइट पर तकनीकी खामी और स्कॉलरशिप फंड में हुई कटौती की वजह से उसे दाखिला नहीं मिल सका। उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और अब वो खेतों में काम करती है। हालिया RTI से ये पता चला है कि अनुसूचित जनजाति के कई छात्रों को IITs जैसे प्रीमियम संस्थानों में दाखिला तो मिल जाता है, लेकिन आर्थिक मदद और स्कॉलरशिप मिलने में महीनों की देरी हो जाती है। इस मानसिक और आर्थिक दबाव के कारण पिछले 2 सालों में आदिवासी छात्रों का ड्रॉप आउट रेट 15% बढ़ गया है। अब आप खुद सोचिए, जिन IITs के कमरों में एक भी आदिवासी छात्र कदम नहीं रख पा रहा, वहां फूके गए 700 करोड़ रुपए आदिवासी कल्याण कैसे हो सकते हैं? क्या वो दीवारें और पत्थर आदिवासियों का भला कर रहे हैं? ये सीधे सीधे आंकड़ों की हेराफेरी है, और धांधली की हद तो तब हो जाती है जब सरकार सेमीकंडक्टर यूनिट्स लगाने के लिए 561 करोड़ रुपए का खर्च भी आदिवासियों के खाते में डाल देती है। भाई, इन बड़ी बड़ी मशीनों और चिप बनाने वाली कंपनियों को, फैक्ट्रियों का जो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर यानी बड़े बड़े सेठों की मालकियत हैं,
एक आम आदिवासी की जिंदगी से उसका क्या लेना देना है? क्या चिप खाकर आदिवासियों का पेट भरेगा या उनके बच्चों को वहां नौकरी मिलेगी? ये साफ जाहिर करता है कि सरकार कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों के हक का पैसा चुपचाप उनकी जेबों में डाल रही है और कागजों पर इसे समाज सेवा का नाम दे रही है। गुजरात के धोलेरा में करीब 91,000 करोड़ रुपए के निवेश से बन रही पहली सेमीकंडक्टर फैब के लिए टाटा को सरकार की तरफ से भारी वित्तीय मदद मिल रही है। इसके अलावा असम में भी टाटा का 27,000 करोड़ रुपए का एक और प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। इससे आदिवासियों का क्या भला होगा? गुजरात में बन रहे 22,000 करोड़ रुपए के चिप प्लांट के लिए सरकार करीब 50% की सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब है कि हजारों करोड़ रुपए सीधे तौर पर इस मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यह फहरिस्त काफी लंबी है। इतना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है अमीरों को और अमीर बनाने के लिए, लेकिन इनसे आदिवासियों को क्या मिलेगा आप बताइए? उनकी तो जमीन और चली गई ना। मैं इस वीडियो में सरकार के झूठे आदिवासी प्रेम को पूरी तरह से उजागर कर दूंगा, आप बस आखिरी तक बने रहिए। चुनावी स्टंटबाजी का असली नमूना क्या है देखिए। प्रधानमंत्री की जनमन योजना, जो झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस योजना का ढिंढोरा ऐसे पीटा गया जैसे आदिवासियों के लिए स्वर्ग धरती पर उतरने वाला है। कहा गया कि 9 अलग अलग मंत्रालय मिलकर के उन पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की तकदीर बदल देंगे जो सबसे ज्यादा पिछड़े। स्टेटमेंट 10B के मुताबिक साल 2025-26 में इस योजना पर करीब 6351 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन जब हिसाब मांगा गया तो पता चला कि सरकार सिर्फ 3997 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई। पीएम जनमन के तहत पीवीटीजीज परिवार के लिए पक्के मकानों का लक्ष्य रखा गया था। सरकारी डैशबोर्ड के मुताबिक चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन 2026 की शुरुआत तक स्वीकृत मकानों का काम पूरा ही नहीं हो पाया, आधे से ज्यादा का। हजारों किलोमीटर की सड़कें बनाने का वादा था ताकि आदिवासी बस्तियां मुख्यधारा से जुड़ें, लेकिन बजट आवंटन में हुई देरी की वजह से 2025 के अंत तक कई राज्यों में सड़क निर्माण का काम पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि फंड्स को दूसरे कामों में लगा दिया गया। जैसा कि कहा गया था कि जनमन योजना 9 मंत्रालयों का संयुक्त कार्यक्रम था, लेकिन इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की कमी और चुनाव के बाद राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होने की वजह से हेल्थ कैंप तक बंद कर दिए गए और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जैसी सेवाएं भी कई जिलों में बंद कर दी गई। इसी तरह एक और बड़ी योजना का ढिंढोरा पीटा गया था, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। दावा था कि 17 मंत्रालय मिलकर के आदिवासियों के गांवों की तकदीर बदल देंगे, लेकिन 2025-26 में इस योजना के लिए 6100 करोड़ रुपए का बजट दिखाया गया। महज 8186 करोड़ रुपए ही जमीन पर उतर पाए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के 63,000 आदिवासी गाँवों को आदर्श बनाने का सपना दिखाया गया था। ओडिशा के मयूरभंज और क्योंझर के कई गांवों को इस अभियान के तहत गोद लिया गया था। 2025 की जल जीवन मिशन की स्टेटस रिपोर्ट बताती है कि इनमें से 45% गांवों में आज भी नल से जल की सुविधा कागजों तक ही सीमित है। महिलाएं आज भी मीलों मीलों दूर जाकर गड्ढों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं और ये सरकारी डेटा है। मध्य प्रदेश के झाबुआ और बड़वानी के उन गांवों में जिन्हें उत्कर्ष अभियान में प्राथमिकता दी गई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कें फंड की कमी के कारण अधूरी पड़ी हैं। 2025 की अंत तक की रिपोर्ट के अनुसार यहां के गांवों में बारिश के समय आज भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोद लिए गए गांवों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने का वादा था, लेकिन रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार यहां स्वीकृत केंद्रों में से 60% में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है और दवाओं का स्टॉक खत्म पड़ा हुआ है। धरती आबा के नाम पर गांव को डिजिटल बनाने का दावा था, लेकिन स्थानीय सर्वे और भारत नेट की रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि इन गोद लिए गए गांवों में से 70% में इंटरनेट कनेक्टिविटी काम ही नहीं करती, जिससे आदिवासी छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने में दिक्कत भी आ रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भारी दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं आदिवासियों के बच्चों के भविष्य यानी एकलव्य स्कूलों की। 2 साल पहले वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर ऐसे कसीदे पढ़े थे जैसे हर आदिवासी बच्चा अब सीधे बड़ा अफसर बनने जा रहा है। पिछले साल 7,088 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ था इसके, लेकिन ताजा आंकड़े क्या बताते हैं कि सरकार इसमें से 4900 करोड़ रुपए ढंग से खर्च नहीं कर पाई। आखिर पैसा अलॉट होकर जा कहां रहा है? क्यों खर्च नहीं किया जा रहा? क्या आदिवासी बहुत विकसित हो गए हैं, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं है? हालत यह है कि 728 स्कूलों का जो टारगेट उन्होंने देश को दिखाया था, उनमें से 245 स्कूल तो आज ईंट पत्थर के ढांचे तक नहीं बन पाए हैं। आइए अब इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में कई एकलव्य स्कूल ऐसे हैं जहां बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिया गया है। द प्रिंट और स्थानीय मीडिया की 2025 की रिपोर्ट्स के मुताबिक ठेकेदारों को पेमेंट न मिलने की वजह से काम सालों से रुका पड़ा है। यहाँ बच्चे स्थायी शेड या पेड़ों के नीचे बैठ करके अपनी क्लासेस अटेंड करने को मजबूर हैं। ओडिशा के कुछ एकलव्य स्कूलों में हॉस्टल की बिल्डिंग्स इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि बच्चों को पुराने कम्युनिटी सेंटर्स में ही शिफ्ट करना पड़ा है।
मध्य प्रदेश के स्कूलों में क्लासरूम की कमी इस कदर है कि एक ही कमरे में 2 अलग-अलग क्लासेस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या फिर बच्चों को बाहर खुले मैदान में बैठा दिया जाता है। कैग की सरकारी ताजा रिपोर्ट में भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर उंगली उठाई गई है, फिर भी सरकार के कानों में कुछ भी हरकत नहीं हो रही है। झारखंड के एकलव्य स्कूलों की बाउंड्री वॉल और लेबोरेटरी का काम अधूरा पड़ा है। बच्चे पीने के पानी और टॉयलेट्स जैसी बेसिक चीजों के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि फंड्स की कमी नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही ने इन स्कूलों को भूतिया बिल्डिंग्स में तब्दील कर दिया। सरकार जिन 476 स्कूलों को फंक्शनल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहां पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है। मर्जर के नाम पर हजारों स्कूलों पर ताले जड़ दिए गए हैं। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का हाल तो और भी बुरा है। कुल रकम का 1/3 हिस्सा भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने कागजों पर 14,861 करोड़ रुपए का बड़ा आंकड़ा दिखाया था, लेकिन खर्च हुए कितने? 10,700 करोड़ रुपए के आसपास। 4100 करोड़ रुपए फिर भी बच गए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इस मंत्रालय ने अपने बजट का लगभग 35% हिस्सा खर्च ही नहीं किया। हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे खेल का कोई सही ऑडिट तक नहीं होता है। कोई पूछने वाला तक नहीं है कि आखिर ये मंत्रालय करोड़ों रुपए दबाकर क्यों बैठे हैं। आखिर ये पैसा उन तक क्यों नहीं पहुंचा जिनके नाम पर निकाला गया था। और ये तमाशा तब हो रहा है जब देश के लाखों आदिवासी बेघर हो रहे हैं। विकास के नाम पर बड़ी बड़ी माइनिंग प्रोजेक्ट्स, प्राइवेट कंपनियों के बिजली घर और सिंचाई की योजनाओं के लिए उनकी जमीनें छीन ली जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।